Students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are discussing our first chapter. अगर आप कह लो फंडामेंटल्स वगैरह तो टूल्स थे. अगर प्रॉपर अलजेब्रा की बात करें तो प्रॉपर अलजेब्रा आपका यहाँ से शुरू होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और यहाँ से आपकी मैथमेटिक्स एक्चुअली स्टार्ट होती है जो आपको नंबर देने शुरू करेगी. ठीक है, ये ऑफ कोर्स एक बेस का भी काम करता है. क्वाड्रेटिक हुआ, सीक्वेंस सीरीज हुआ, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं सीक्वेंस सीरीज आपको सॉल्व करनी ही पड़ती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको बार बार यूज करना पड़ता है. कोई भी चैप्टर है उसका क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्वाड्रेटिक आना चाहिए. अगर क्वाड्रेटिक नहीं आएगा आपको तो कहीं ना कहीं जाकर के आप फंस जाओगे. ठीक है, एक मॉडरेट से लेवल के प्रॉब्लम में भी आप फंस जाओगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. अगर इसकी बात करूं मैं कि इंपॉर्टेंस की, तो इसके खुद का भी इंपॉर्टेंस है, और ये चूंकि इतनी जगहों पे वाइडली यूज होता है, चाहे आप कैलकुलस की बात करो, कोई भी चैप्टर उठा लो, आपको इसका यूज करना है. आप अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो, वहां भी आपको इसका मतलब बहुत ज्यादा यूज करना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज अ बेस, और खुद इसके जो खुद के टॉपिक्स हैं वहां से रिलेटेड भी आपके सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते रहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेफिनेशन सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स से. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन. ए नॉट हमारा कोई कांस्टेंट है, ए वन कोई कांस्टेंट है, ए टू कोई कांस्टेंट है, ए एन भी कोई कांस्टेंट है. आप देखो, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, और लास्ट में हमारे पास क्या है? ए एन. ठीक है, जहां पे ये सारे जो कांस्टेंट मैंने लिखे हैं वो क्या है? वो रियल नंबर्स है. ए नॉट हमने क्या लिखा कि ए नॉट मतलब क्या? एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, जिसको अभी तक मैंने बार बार रेफर किया था लीडिंग कोफिशिएंट से. ठीक है, एक्चुअली उसको लीडिंग कोफिशिएंट ही कहते हैं. वो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, और एन की बात करें, जो एन था यहाँ पे पावर में जो लिखा हुआ है एन है, वो एन कैसा होना चाहिए? वो एन होल नंबर होना चाहिए. अगर एन हमारा होल नंबर है और ये सारे कांस्टेंट्स कुछ लिखे हुए हैं, कुछ रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, जहां पे ए नॉट मेरा कैसा है? नॉन जीरो है. ठीक है, ऐसा नहीं कि अब एक्स की पावर एन के साथ जीरो, मतलब तुम्हारे पास लिखा हुआ था जीरो इंटू एक्स. ठीक है, तो उसका क्या मतलब? उसके आगे तुम ऐड कर दो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स क्यूब, या फिर 5x आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, प्लस आप जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब ऐड कर रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता. इसलिए कहा गया है कि जो हमारा ये लीडिंग कोफिशिएंट है वो कैसा रहना चाहिए? नॉन जीरो. एन कैसा है? हमारा होल नंबर्स हैं. ठीक है, होल नंबर का मतलब कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो अगर आप कहें कि fx, अगर मैं एक पॉलिनोमियल की बात करूं ऐसा कुछ, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है. क्यों ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका बेसिकली 5 इंटू एक्स की पावर जीरो, मतलब 0 डिग्री के एक पॉलिनोमियल को यहां से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है, तो ये भी सिर्फ 5 भी लिखा गया है तो वो भी 0 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है. इसी तरीके से आप बात करो px इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए 3x लिखा गया है, 3x प्लस 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? x की मैक्सिमम पावर जो यहाँ पे प्रेजेंट हो वो कितनी है? 1 के बराबर. फिर आप देखेंगे आगे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ. और इसी को अपन क्वाड्रेटिक बोलते हैं. जब ये डिग्री 2 के बराबर होती है तो हम क्या बोलते हैं? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इनफैक्ट. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की ही एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक. और उसकी कंडीशन क्या है किसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बोलने की? कि हमारे पास जो मैक्सिमम एक्स की पावर प्रेजेंट हो वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. साथ में एक्स स्क्वायर का ऑफ कोर्स कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए. तो अगर हम कहें क्वाड्रेटिक के बारे में, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. ये तो हमने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस वगैरह लिखी. अपन अब नेक्स्ट लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है. कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बस हमने क्या किया, यहाँ पे n की जगह पे 2 रख दिया, तो आपके पास क्या टर्म्स आएंगी? ax स्क्वायर होगा, bx होगा और c होगा, मतलब x स्क्वायर की टर्म होगी, x की टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगा. तो हमने कहा कि अगर हम किसी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन लिखते हैं जहां पे a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमारा नॉन जीरो है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं, ध्यान देना, एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे. ठीक है, तो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स के टर्म्स में, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स. इस बात का क्या मतलब है? ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब ए बी सी जो लिखे हुए हैं वो हमारे एक्स के टर्म्स में नहीं है. अब ऐसा अगर मान लो ए को मैं लिख दूं एक्स,
तो x और x स्क्वायर मिलकर x क्यूब हो गया ना, तो फिर क्वाड्रेटिक कहां बची? तो इसीलिए कहा गया है कि ABC हमारे कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट्स कहने का मतलब है कि ये जो ABC हैं वो कैसे हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इनमें x की टर्म नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। इनमें अल्फा है कोई दिक्कत नहीं, इनमें कुछ p लिखा है q लिखा है कोई मतलब नहीं, लेकिन हम x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं ना, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ x। वो x नहीं होना चाहिए इन कोफिशिएंट्स a b c में। तो a b c जो है वो कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 3 5 2 यही कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं a की जगह पे साइन अल्फा रख दूं तो वो भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि किस रेफरेंस में बात की जा रही है कांस्टेंट की वो समझिएगा। क्या कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ABC को कैसा होना चाहिए, x के टर्म्स में नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे ABC की जगह पे हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही बनेगा, ठीक है। तो खैर अपन क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने अभी तक देख ली, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट अगर यहां पे कहें तो आप क्या बोलेंगे, a को लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। कहीं और आगे बढ़ने के पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं एक दो टर्म्स जो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजन मिलती है कई बार। डिफरेंस होता है इन दो टर्म्स के बीच में, रूट्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। रूट्स की बात करें और सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रूट्स का मतलब क्या है और सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो हम एक बार को डिस्कस करते हैं। देखिए रूट्स का मतलब क्या होता है, जब मान लो कि जैसे मैंने एक इक्वेशन ली x, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी देर तक रहती है लोगों को, फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, बट ऐसी कोई अपन चाहते हैं कि शुरुआत में ही क्लियर हो जाए, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो अगर मान लो ये एक इक्वेशन मैंने लिखी x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए आप क्या बोलोगे कि इसके रूट्स कितने आएंगे, दो रूट्स आएंगे ना भाई। आप यहां से क्या बोलोगे कि x माइनस वन इक्वल टू 0, ये कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है ना। तो आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू कितना 1,1, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि इसके दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और दोनों रूट कितने हैं, 1 और 1 है। पहला रूट क्या है 1, दूसरा रूट क्या है 1, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होगा, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होगा, ये दोनों रूट्स हैं। मतलब अगर कहा जाए इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो दो रूट्स हैं, और कहा जाए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं, तो ओनली वन सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि एक ही नंबर था ना ये। आप ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा और फिर से डिस्कस करते हैं। x माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है, बल्कि x माइनस वन रेज टू पावर 5, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 की जगह मैं कुछ और लिख लेता हूं, मान लो यहां पे लिख लिया अभी मैंने 2, ठीक है, या फिर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। x माइनस 4 रेज टू पावर 5, x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स आएंगे अगर मुझसे ये कहा जाए, तो आप क्या बताओगे कि 4 आएगा कितनी बार, 5 टाइम्स आएगा। तो अगर मुझसे कहा जाए रूट्स लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा, एक रूट 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है ना। और 3 के बारे में बात करूं तो 2 बार मैं 3 को भी लिखूंगा। तो अगर कहा जाए कि कितने रूट्स हैं, तो ये सभी उसके रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं हमारे पास, 7 रूट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए सोल्यूशन कितने हैं, तो सोल्यूशन के लिए आप देखो इन 4 को 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे सिर्फ एक सोल्यूशन 4 है मेरा, एक सोल्यूशन मेरा 3 है, मतलब ओवर का ऑल कहा जाए तो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ये ध्यान देना, इस पे काफी बार सिली मिस्टेक्स होती हैं कि हमारे पास रूट्स कहा जा रहा है कि या सोल्यूशन कहा जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में पता होनी चाहिए। जब हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स का मतलब रिपीटेटिव चीजों को हमें अलग अलग काउंट करना है। यहां पे मैं अब जो बात बोल रहा हूं वही पूरे इस टॉपिक का क्रक्स है। क्या, जब हमारे पास रिपीटेड चीजें लिखी हैं, ठीक है, उन चीजों को अलग अलग काउंट करेंगे हम रूट्स के टाइम पे। डिस्टिंक्ट मतलब जरूरी नहीं है, जैसे ये 4-5 टाइम्स लिखा था तो इनको 5 टाइम्स काउंट करना है, 3 को हमें 2 टाइम्स काउंट करना है। तो हमारे पास रूट्स जो होंगे वो सारे अलग अलग हम काउंट करेंगे। रिपीटिशन हो रहा है नहीं हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं सोल्यूशन की बात करूंगा तो सोल्यूशन में मैं इस रिपीटिशन को बार बार नहीं लिखूंगा। सोल्यूशन में मैं सिर्फ एक ही बार टर्म लिखूंगा 4, एक बार टर्म लिखूंगा 3, बस। तो सोल्यूशन में हमारे पास कहें तो 2 ही सॉल्यूशंस होंगे, और रूट्स कहें तो हमारे पास 7 रूट्स हो गए। तो आपको अगर स्टेटमेंट कहा जाए तो आप इसको ऐसे याद रखने का ट्राई कीजिए कि डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स आर कंसीडर्ड, डिस्टिंक्ट रूट्स आर कंसीडर्ड एज सॉल्यूशंस, ठीक है। जो अलग अलग रूट्स होते हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है एज अ सॉल्यूशन। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे
आपको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास कहा गया x माइनस 5 होल क्यूब, x माइनस 2 रेज टू पावर 4, x माइनस 3 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इसको भी 1 लिख देता हूं मैं। ये हमारे पास मान लो इक्वेशन बोली गई, इसके कितने रूट्स होंगे? तो 5 हमारा कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स आएगा। 2 हमारा कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स आएगा। और 1 हमारा कितनी बार आएगा? 7 टाइम्स आएगा। ठीक है क्या? 5 हमारा कितनी बार है? 3 टाइम्स। ठीक है, 2 कितनी बार है? 4 टाइम्स। और 1 कितनी बार है? 1 है हमारा 7 टाइम्स। तो आपके पास टोटल कितने रूट्स एग्जिस्ट किए? 3 + 4 + 7, मतलब टोटल 14 रूट्स एग्जिस्ट किए आपके पास। रूट्स कितने हुए? 14। लेकिन आप कहें सोल्यूशन कितने हुए? तो डिस्टिंक्ट चीजों को केवल कंसीडर करो। 5 सिर्फ एक बार काउंट होगा, 2 सिर्फ एक बार ही काउंट होगा, और 1 भी सिर्फ एक बार ही काउंट होगा। इसलिए हमारे पास कहें सोल्यूशन कितने आए? 3 सॉल्यूशंस ओनली। कौन कौन से हैं वो सोल्यूशन? तो 5 है, 2 है और 1 है। रूट्स की बात करें तो लिखते जाओ। 5 को 3 बार लिखो, फिर 2 को 4 बार लिखो, 1 को 7 टाइम्स लिखो, वो सभी रूट कहलाएंगे। लेकिन सोल्यूशन क्या होगा? हमें बार बार सोल्यूशन में हमें एक ही टर्म बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। रूट में हमें एक ही चीज बार बार लिखने की जरूरत है, सोल्यूशन में हमें एक ही चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसको सिंगल सिंगल ही काउंट किया जाएगा सोल्यूशन के टाइम पे। तो आप ओवरऑल देखना चाहो तो ऐसे इसको कोरिलेट करके बता सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ रूट्स नंबर ऑफ सोल्यूशन के कंपैरिजन में देखें तो हमेशा ज्यादा रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स जो है या तो ज्यादा रहेंगे या तो बराबर हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स हमेशा ज्यादा रहेंगे या बराबर हो सकते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन के। जैसे आप एक बार को x - 1 = 0 है, या फिर आपके पास एक दिया हुआ है x - 1 × x - 2 = 0। तो अब आप बताइए इसके सॉल्यूशंस कितने हैं? 2 सॉल्यूशंस हैं, 1 और 2। रूट्स कितने हैं? 1 और 2, 2 रूट्स हैं। कोई रिपीटिशन था ही नहीं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। रूट्स और सॉल्यूशंस दोनों सेम बातें हो गई। लेकिन जब रिपीटिशन हो रहा होगा तब हमारे नंबर ऑफ रूट्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास कम हो जाएंगे। सॉल्यूशन और रूट्स में जैसे हमने डिफरेंस देखा, वैसे ही एक और कंफ्यूजन इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच का, उसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता हो, बट फिर भी अपन एक बार को देख लेते हैं। क्या होता है कि जब हमारे पास fx = gx लिखा गया है और कुछ पर्टिकुलर x की ऐसी वैल्यूज हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे आप लिखते हो कि भाई 4x² + 2x = 5x - 3, कुछ आपने लिखा। तो अब इसको क्या होगा? यहां पे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आप खुद ही बोल रहे हो ना कि ये क्या होगा? एक इक्वेशन होगा, है ना? तो क्या होता है ये? ऐसा तो नहीं है ना कि हमने यहां पे लिख दिया 4x² + 2x और राइट साइड में लिख दिया मैंने 5x - 3, ये दोनों क्वांटिटीज हमेशा बराबर होंगी। ऐसा तो नहीं है। x की हर एक वैल्यू के लिए दोनों आपस में बराबर हो, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये आइडेंटिटी भी नहीं है। अगर हर x की वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, जब x की कुछ वैल्यूज fx = gx वाली कंडीशन को मीट करें, कौन सी वैल्यूज होंगी? तो ऑफ कोर्स सब आप लेफ्ट साइड लेकर के आओगे, इक्वेशन बन गई, उसके रूट्स निकालोगे, यही करते हो आप। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों थ्रू आउट हर एक x की वैल्यू हमने रखी, लेफ्ट साइड से जो रिजल्ट आ रहा है वही राइट साइड से भी आ रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड x की हर एक वैल्यू के लिए सेम रिजल्ट दें तो फिर वो आइडेंटिटी है। लेकिन अगर कुछ ही पर्टिकुलर x की वैल्यूज के लिए ये दोनों सेम रिजल्ट दें तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है, अभी जैसे मैंने ये कहा कि fx = gx इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो ऑल वैल्यूज ऑफ x ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, कहां पे आपको थोड़ा सा नई चीज देखने को मिलेगी। जैसे आप देखो sin² x + cos² x की बात करते हो, ठीक है, तो ये क्या होती है? ये आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल ठीक है बात। क्यों? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू मैं लेफ्ट साइड में रखूं, x की कोई भी वैल्यू मैं लेफ्ट साइड में रख दूं, रिजल्ट हमेशा मुझे क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। राइट साइड से मुझे क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है बात? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में मान लो मैं रखता हूं इस बार sec² x = 1 + tan² x। ये आइडेंटिटी है क्या? sec² x = 1 + tan² x, और दूसरा मैं लिख देता हूं इसी को sec² x - tan² x = 1। अब यहां पे आप फंस जाओगे।
sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर x की जब मैंने बात की तो ये एक आइडेंटिटी है। क्यों है वो मैं बताता हूं। क्योंकि आप x को की जो वैल्यूज इधर रख सकते हो, ठीक है। आप देखो अगर हम बात करें कि वैल्यूज की, तो वैल्यूज तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर x ये रहता ही रहता है, ये तो आपने पढ़ा ही रखा है, ठीक है। लेकिन x की जब मैं वैल्यू यहां पे रखता हूं मैं x इक्वल टू पाई बाई टू, तो x इक्वल टू पाई बाई टू पे ये भी अनडिफाइंड है, ये भी कैसा है, अनडिफाइंड है। टेन स्क्वायर पाई बाई टू, एग्जैक्ट पाई बाई टू तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, अनडिफाइंड बोलते हैं। तो x इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या है, अनडिफाइंड है। तो राइट साइड भी अनडिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेफ्ट साइड भी x इक्वल टू पाई बाई टू पे, लेफ्ट साइड को भी दिक्कत थी, राइट साइड पे भी x इक्वल टू पाई बाई टू को दिक्कत थी। तो x की जो भी वैल्यू हम लेफ्ट साइड में यूज कर रहे हैं वही वैल्यू हम राइट साइड में भी यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि यहां पे हम पाई बाई टू नहीं रख सकते तो यहां पे रखने लग जाए, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो यहां पे आप देखें कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है और राइट साइड का एक्सप्रेशन x की हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए करेक्ट है। पॉसिबल वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ऐसे पॉइंट्स को हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। तो हमसे ये कहा गया कि जब आप x की जगह पे पाई बाई टू रखोगे, 3 पाई बाई टू रखोगे, तो चलो आपका लेफ्ट साइड तो अनडिफाइंड हो जाएगा, रख ही नहीं सकते, मतलब x इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू लेफ्ट साइड में रख ही नहीं सकते। तो आपको एक और बात पता चली कि कोई दिक्कत नहीं, मेरा राइट साइड में भी x इक्वल टू पाई बाई टू रखने में दिक्कत थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज यहां पे वैलिड है, x की जो वैल्यूज लेफ्ट साइड के लिए पॉसिबल है वही वैल्यूज केवल राइट साइड के लिए भी पॉसिबल है। तो अगर मैं कहूं आइडेंटिटी का एक लाइन में मतलब क्या होता है, तो आइडेंटिटी का एक लाइन में मतलब यह है कि जब हम जो इक्वालिटी आपको दिख रही है उसके लेफ्ट साइड का ग्राफ अगर बनाएं और राइट साइड का ग्राफ अगर बनाएं तो दोनों ग्राफ एकदम एग्जैक्ट ओवरलैप करने चाहिए। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट का भी डिफरेंस हो गया तो फिर मतलब दो आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी, ठीक है। और यही दिक्कत यहां पे आती है, क्या आती है कि जब आप x इक्वल टू पाई बाई टू, ना तो लेफ्ट साइड के ग्राफ के लिए वैलिड है ना तो राइट साइड के ग्राफ के लिए वैलिड है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इधर, ठीक है, इसकी बात करूं, मतलब मैं अगर यहां पे ग्राफ बनाने जाऊंगा ऊपर वाले टर्म का, तो मैं x इक्वल टू पाई बाई टू पे लेफ्ट साइड को भी नॉट डिफाइंड बताऊंगा और राइट साइड को भी नॉट डिफाइंड बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले ग्राफ की बात करूं, नीचे वाले ये एक्सप्रेशन को अगर ड्रॉ करूं, इसका लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में मैं x को पाई बाई टू नहीं रख सकता। मतलब इधर में अगर हम कहें तो यहां पे हम x को पाई बाई टू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ एक तरीके से आपको दिखाने का ट्राई करूं तो कैसा होगा, जब भी ये डिफाइंड होगा तो वैल्यू तो 1 ही देगा ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो हम ये दिखा देते हैं, पहले मान लो ये 1 को फॉलो कर रहा था, लेकिन जब पाई बाई टू आया तो अनडिफाइंड हो गया। फिर पाई बाई टू से पाई के बीच फिर से, ठीक है, सॉरी पाई नहीं, पाई पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसे 3 पाई बाई टू पे फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर आगे 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू तक फिर से अनडिफाइंड, मतलब 5 पाई बाई टू पे अनडिफाइंड हो गया, बीच में थ्रू आउट कैसा था, 1 था। इसी तरीके से इस साइड हुई, है ना। ये हमारा लेफ्ट साइड का ग्राफ होगा। जब आप राइट साइड मतलब 1 का ग्राफ बनाने जाओगे तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा बनता है, y इक्वल टू 1 तो यही होगा ना, ये थ्रू आउट 1 बनने वाला है। अब देखो दोनों में क्या दिक्कत हुई, ये वाले ग्राफ और ये वाले ग्राफ में डिफरेंस है, किसका, इन सर्कल्स का, और सिर्फ इन्हीं सर्कल्स का डिफरेंस होने की वजह से ये आइडेंटिटी नहीं रह गई। अगर तो अब ओवरऑल हमें याद क्या रखना है, ओवरऑल हमें ये याद रखना है कि किसी चीज को हम आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जबकि दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली ओवरलैप करे। अगर दोनों के ग्राफ में जरा सा भी डिफरेंस आया तो फिर हमारे पास वो जो भी एक्सप्रेशन लिख रखा है वो आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा, फिर वो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है बात। अगर ग्राफ्स एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स कवर किए, डिफरेंस बिटवीन रूट्स की बात, सॉरी डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सोल्यूशन, इसी तरीके से इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, तो ये मतलब कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि हम यूज करेंगे। तो एक बार को हमने केवल उसका सेंस ले लिया है कि किस टर्म को क्या बोलना चाहिए, बस ऐसी टर्मिनोलॉजी जैसा था अभी तक का पार्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक के नाम पे तो अभी तक हमने बस इतना ही पढ़ा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉन जीरो होता है इसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अब इसके आगे की कहानी क्वाड्रेटिक की अब से स्टार्ट होगी। तो क्वाड्रेटिक में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कि हमने अभी तक तो बस इतना ही पढ़ा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है।
अब इसको हम थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिखने का ट्राई करते हैं। क्यों लिख रहे हैं वो आपको लास्ट में जब हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए को कॉमन निकाल लेते हैं और बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अच्छा, मैंने ये 3 टाइम्स लगाया है। ये इक्वलिटी वाले साइन में क्या होता है, 2 रगे होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 डंडियां लगाई हैं। ठीक है, तो इन 3 डंडियों का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूं। इनका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है एग्जैक्टली वही चीज राइट साइड में लिखी गई है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सही है बात, जो ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली यही चीज राइट साइड में भी लिखी हुई थी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। अच्छा, बस फॉर्म दोनों के अलग अलग थे। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूं ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसको परफेक्ट स्क्वायर टाइप से रिप्रेजेंट करने का। 8-9 क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल इस तरीके का दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो वही चीज अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। आप x प्लस इसको क्या बोलोगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बात ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं सपोज कर रहा हूं आपसे पहले कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो कम से कम आता होगा। ऑल्दो मैं एक बार को फिर से आपको कहीं दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करते हो, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 ले लेता हूं मैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 3 को बाहर निकालते हो, बचता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 8/3, ये बचता है। फिर आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने क्या किया, बेसिकली लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना लिया, 3 कॉमन लेके अलग कर दिया। अब अंदर वाली जो टर्म बची हुई है उसमें हम क्या फोकस करते हैं, ये जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देते हैं। x के कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, प्लस 7/3, तो उसका हाफ कितना होगा, प्लस 7/6, और उसका कर देते हैं अपन होल स्क्वायर। बेनिफिट क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर भी आ जाता है, 7/3x भी आ जाता है, और क्या आ जाता है, 49/36। अब ये 49/36 तो फालतू में आ गया, तो अपन माइनस 49/36 कर देते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, और ये 8/3। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसी को लिख देते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 47/36। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ। तो क्या किया आपने, सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाया, उसके बाद जो आपका x का कोफिशिएंट था उसका हाफ किया और उसे होल स्क्वायर में यूज कर लिया। ठीक है, अब बाकी तो आपको कांस्टेंट्स एडजस्ट करने थे, कुछ सब ये जैसे एक्स्ट्रा टर्म आ गई यहाँ पे स्क्वायर करते टाइम 49/36, उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया और क्लब करके आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अगर आप भूल गए हो तो उसके लिए मैंने एक बार को ये चीज आपको शो कर दी है कि मैं किस चीज के बारे में बेसिकली बात कर रहा हूं। तो यहां पे भी मैंने यही किया, ए बाहर निकाला, ये हमारे पास टर्म थी, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना था, तो हमने क्या किया कि b बाई ए का हाफ कर दिया, प्लस b बाई ए का हाफ किया, b बाई 2a का होल स्क्वायर आ गया। अब इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, काम की टर्म है। ठीक है, 2ab वाली चीज लगाओगे तो b बाई ए एक्स भी आ गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म बन गई, कौन सी, इसका स्क्वायर, क्या होगा वो, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो माइनस करना पड़ेगा उसको, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए और है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हमारी टर्म कितनी हो गई, ये हमारे पास बचा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पे क्या आया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। कुछ देखी देखी सी टर्म, जानी पहचानी चीजें पता चल रही है क्या, यहाँ पे कुछ इनको देख करके कुछ लगा कि ये पुराना रिश्तेदारी है इसके साथ। तो अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, हम इसे क्या चेंजेस ला सकते हैं। अब इसी b स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते थे, इसको हम बोल देते थे d, जो कि हमारा क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट हम बोलते थे। तो a को एज इट इज रखा हमने, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या है अब आपका, ये है आपका d डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब आपने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा फिर से कन्वर्ट करके लिख देते हैं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस यहां पे है आपका अंडर रूट d बाई 2a का होल स्क्वायर, ये भी हो गया आपका। तो कितना आ गया रिजल्ट, ये एग्जैक्टली इक्वल है, ये आ गया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ ऐसे रिप्रेजेंट करने से, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म लिखी है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म लिखी है, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, दो फैक्टर्स बना लिए। x प्लस b बाई 2a था पहले से, और एक और ऐड कर दिया मैंने रूट d बाई 2a, और अगली बार x के साथ था, बल्कि मैं दोनों को क्लब ही करके लिख लेता हूं, b प्लस रूट d बाई 2a, और अगली बार मैंने क्या किया, x प्लस b माइनस रूट d बाई 2a, ये मैंने ऐसा लिख दिया कुछ। ठीक है, अच्छा फिर थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, x
ये प्लस में से क्या करता हूं मैं, इसको प्लस की जगह माइनस लिख देता हूं, और जो माइनस साइन हमने निकाला है एक तरीके से, उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। भाई x + 3 लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x - -3 लिख सकते हैं। तो हम अंदर वाले को माइनस कर देते हैं, तो क्या बना, -b -√d/2a, और ये क्या बना आपका x माइनस, इसको भी माइनस किया तो अंदर क्या बनेगा, -b +√d/2a। अब देखो कुछ ये भी टर्म्स जानी पहचानी सी हैं। ये टर्म्स क्या होती हैं, ये टर्म्स होती हैं रूट्स आपकी, अल्फा और बीटा। कैसे आते हैं ये रूट्स, तो आप क्या करते हो, ax² + bx + c = 0 करते हो, ठीक है। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इसको अल्फा और इसको बीटा बोल देता हूं। तो यही से रूट्स आते हैं, ऐसे एक्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दोज विल बी कॉल्ड रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात ठीक है। इसको मैंने क्या कन्वर्ट करके लिख दिया है, इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया है a × x - अल्फा x - बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर। तो अब आप देखो, अब आप यहां से बताओ x - अल्फा x - बीटा = 0। a तो ऑफ कोर्स नॉन जीरो है, ये बात ठीक है, a आपका कैसा है, नॉन जीरो है। तो अगर a नॉन जीरो है तो x - अल्फा × x - बीटा = 0 के आपके पास रूट्स क्या आएंगे, यही आएगा x = अल्फा और बीटा, और यहीं से हमारे पास वो रूट्स निकल के आते थे जो आपने याद रखे थे, -b ± √b² - 4ac/2a। किसी एक को भी आप अल्फा बोल दो, किसी एक को आप बीटा बोल दो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कहें तो हमारे पास वो रूट्स आ गए जो अल्फा बीटा के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये कि ax² + bx + c कैन बी रिटन एज a × x - अल्फा x - बीटा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपको बहुत काम आने वाला है। ये कहां आया था, ax² + bx + c = a × x - अल्फा x - बीटा। तो आपके पास ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा काम की है, बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन करते टाइम पे हमेशा हमें इसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। वेदर सवाल सॉल्व होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम लाइन ऑफ थिंकिंग में कहीं ना कहीं ये एक चीज आनी चाहिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा। अब इसको यूज कहां पे करते हैं, तो इसी से हमारा वो प्रूव हो जाता है जो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसकी भी बात आप करते थे। आप चाहो तो जो रूट्स हमने निकाले हैं वहां से भी आप यूज कर सकते हो, और मतलब हमारे पास अल्फा बीटा आ गए हैं तो ऑफ कोर्स अल्फा + बीटा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से अल्फा × बीटा निकालना भी बड़ी बात नहीं है। तो हम यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं इसको। अब आप देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ये है। और इसको मैंने लिखा ax² + bx + c। अब आप देखो क्या है, हमने क्या बोला था कि ये चीज और ये चीज, ये दोनों सेम ही बातें लिखी हुई हैं, सेम ही बात लिखने का अलग अलग तरीका है। ax² + bx + c लिखो, चाहे तो a × x - अल्फा x - बीटा लिखो, दोनों बातें बराबर ही हैं। तो अब आप देखो, ऑफ कोर्स अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे रूट्स है, ठीक है। अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं क्या, अगर जो चीज इधर लिखी थी वही चीज इधर भी लिखी है तो आप कोफिशिएंट्स उनके कंपेयर कर सकते हैं क्या। आप यहां पे बोल सकते हैं क्या कि जो x² का कोफिशिएंट इधर रहा होगा वही इधर भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो x² कोफिशिएंट इधर a था, यहां पे क्या है, a है कि नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, x का कोफिशिएंट इधर कितना दिख रहा है, b, यहां पे कितना दिख रहा है, तो x के साथ दिख रहा है -अल्फा + बीटा, इस a को नहीं भूल जाना, ये भी है वहां पे। तो x के कोफिशिएंट्स अगर कंपेयर करूं तो लेफ्ट साइड में मेरे पास b बनता है, और राइट साइड में क्या है, -a × अल्फा + बीटा, और इसलिए अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, -b/a के बराबर। इसी तरीके से आप कहो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, a अल्फा बीटा, तो a × अल्फा बीटा, इसकी वैल्यु कितनी है, c के बराबर। कांस्टेंट टर्म इधर क्या था, जो x से फ्री हो, a × अल्फा बीटा, इधर क्या है, c, तो अल्फा × बीटा = c/a। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, ये आपका सम ऑफ रूट्स हो गया। और यहीं से हमारी ये भी स्टेटमेंट आ जाएगी कि इफ टू रूट्स, ठीक है, p1 एंड p2, मान लो p1 और p2 दो रूट्स है, आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला सिंबल आप अब याद रख लीजिए, ये इक्वेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग p1
एंड P2 एज रूट्स, ठीक है। एक ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, P1 और P2। कैसे निकालते हैं हम, अपन कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं, सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स, और इनटू एक्स प्लस क्या करते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सभी को पता ही होगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो अच्छा, यही केवल एक ऐसा इक्वेशन है, ऐसी बात भी नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट रूट्स, इनफाइनाइट इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके रूट्स क्या हो, P1 और P2। जैसे आप देखो, अगर इसकी बात करूं मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस P1 प्लस P2 इंटू एक्स प्लस P1 इंटू P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अभी भी रूट्स वही रहेंगे जो पहले थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उनमें से एक इक्वेशन कुछ इस तरीके का होगा। तो आप अगर इसको जनरलाइज करना तो चाहो तो जनरलाइज करते हो आप ऐसे लिख सकते हो, लेमडा, लेमडा से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेमडा इनटू दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। ये वो एक कॉमन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इक्वेशन मान सकता हूं जिसके रूट्स क्या रहे होंगे, P1 और P2 रहे होंगे। अब इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगी, जब x अल्फा हो या फिर x बीटा हो, तभी तो 0 होगी, और तो कभी 0 होगी नहीं। मान लो अल्फा बीटा की जगह मैं कुछ यहां पे गामा रख देता हूं, ठीक है, x की जगह मैंने मान लिया गामा रख दिया, तो भाई ऐसे सोचो ये वाली टर्म तो नॉन जीरो ही रह जाएगी ना, तो ऑफ कोर्स वो रूट नहीं होगा। मतलब कुल मिला के कहने की बात यहां पे क्या है कि सिर्फ अल्फा और बीटा दो ही ऐसे x किसी क्वाड्रेटिक के लिए एग्जिस्ट करेंगे जो कि उसको 0 के बराबर कर पाए। मतलब अगर कहें तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास एग्जैक्टली 2 और ओनली 2, मतलब सिर्फ 2 ही रूट्स हो सकते हैं, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा। ध्यान रहे मैंने रूट्स वर्ड यूज किया है, सोल्यूशन नहीं बोला है। तो 2 रूट्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना तो 2 से ज्यादा रूट एग्जिस्ट करेंगे और ना ही 2 से कम रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ये दिया हुआ है, अब इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ होगा, ठीक है, तो आप खुद से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के रूट्स है हमारे पास अल्फा एंड बीटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है। पहले हम पहले 3 क्वेश्चंस की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इन तीनों क्वेश्चंस, तीनों पार्ट्स को इनफैक्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अल्फा, भाई सबसे पहले लिख ही ले, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -3/4, और अल्फा बीटा हमारा कितना है, अल्फा बीटा है हमारा -9/4। हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अपन क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9/16 -2 अल्फा बीटा मतलब 9/2, ठीक है। अब आप इसको क्लब करके बता सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आने वाला है। सेकेंड टर्म आपके पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में क्या आएगा, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप यहां से लिख दो, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा हमारा -3/4 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी आपने निकाला कितना था, उसको मैं लिख ही देता हूं, है ना, 72 और 9 81/16 यही है। तो अल्फा स्क्वायर बाई प्लस बीटा स्क्वायर 81/16 हो गया, माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारा ये है, तो हमने इसको इस तरीके से रख दिया। अब यहां से हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी वैल्यू आ गई, और थर्ड हमारे पास है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है। क्या करते हैं आप, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवीजन में अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी आपने निकाला कितना था 81/16, और अल्फा इंटू बीटा आपने निकाल रखा था पहले ही, वो था -9/4, तो आंसर कितना आ गया -9/4 के बराबर। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी आप फोर्थ की बात करें तो आप सॉल्व कर सकते हो, फिफ्थ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो आप खुद ही से सॉल्व करने का ट्राई करो दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में 2 मेथड्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेथड 1 क्या है, जैसा वही अपना देसी पुराना तरीका, क्या मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तुमने कर दिया तो क्या आएगा 9 - 3 बीटा - 3 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, यही आएगा ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 9 - 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और प्लस क्या लिख दोगे अल्फा बीटा, सब तो पता है ना।
9 माइनस 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे -3/4 और अल्फा बीटा की जगह पे क्या रखेंगे -9/4। ठीक है, तो ये तो खैर अपना एक तरीका हो गया, पुराना तरीका। एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं। हमने अभी कुछ लिखा था ना, अभी तो कुछ लिखा था। क्या लिखा था हमने कि ax² प्लस bx प्लस c को कैसे लिखा जा सकता है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यही चीज आपको आदत डालनी है। ये जैसा एक्सप्रेशन आपने देखा, क्या आपको, अब मैं जो क्वेश्चन अब स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, ये वाला स्टेटमेंट आप याद रख लो। ये स्टेटमेंट हर चैप्टर में काम देगा, हर बार जब आप फंसोगे तो काम देगा, और ऑफ कोर्स इस चीज में आप फंसोगे ही फंसोगे। ठीक है, क्या है वो स्टेटमेंट? जब कभी भी कोई एक सिंगल टर्म, ठीक है, कोई एक सिंगल कांस्टेंट टर्म हर एक रूट के साथ प्रेजेंट हो, कोई एक सिंगल कांस्टेंट टर्म हर एक रूट के साथ प्रेजेंट हो, तो हमेशा इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो काम आता है। इस चीज को लिख लेना, क्या है कि अगर कोई सिंगल कांस्टेंट टर्म, मतलब जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास अल्फा के साथ है वही कांस्टेंट टर्म हमारे साथ बीटा के भी साथ है, और इससे भी ज्यादा रूट्स हो, मान लो एक 4 डिग्री की इक्वेशन है, उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स हैं, और उनमें भी अगर एक ही टर्म हमारी बार बार प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हमें इस कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है। खैर 4 डिग्री के लिए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई सिंगल कांस्टेंट टर्म हर एक रूट के साथ प्रेजेंट है तो आपको इस कंसेप्ट को यूज करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पहला चैप्टर कह लो क्वाड्रेटिक का, और लास्ट चैप्टर कह लो अलजेब्रा में, तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। दोनों तक ही इसका यूज बहुत ज्यादा आने वाला है इस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c आपका इसके बराबर है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। तो हम पहले तो ax² प्लस bx प्लस c लिख लेते हैं। क्या था, 4x² प्लस 3x माइनस 9 था। तो हमने क्या लिखना है, a को आप एज इट इज लिख दो और बाकी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब आप खुद से ऑब्जर्व करो, अगर मैं x को 3 रख दूंगा तो मेरी ये काम की टर्म बन जाएंगी ना। तो x की जगह आप 3 रख दो, x की जगह आपने 3 रख दिया। x की जगह जब आप 3 रखो तो क्या बनेगा, 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। तो यहां से निकल करके आ गई क्या, 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा की वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकल आई। कितना आ गया 4। अब ये 9 9 तो कैंसिल हो गए, 4 भी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया अपना 9 के बराबर ही आ गया। अच्छा, यहां से भी ये कैंसिल आउट होके 9 ही हो जा रहा था। फिर इसी तरीके से आप देखो, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट पार्ट है, अब आप उसको भी चाहें तो एक बार को इसी मेथड से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ऑफ कोर्स आप मेथड 1 जो था उससे आप 5th क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अपन एक और पार्ट कर लेते हैं, इस मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, एक चीज भी वहां पे आपको ऑब्जर्व करने को भी मिल जाएगी। आपको दिख रहा है कि 25 ही हर बार प्रेजेंट है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के साथ भी, है ना। और अगर आप उसको थोड़ा और तोड़ करके देखें तो 25 का मतलब क्या हुआ, 25 माइनस अल्फा स्क्वायर का 5 माइनस अल्फा 5 प्लस अल्फा, 5 माइनस बीटा 5 प्लस बीटा, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हमने पहले ही कह दिया है कि भाई 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 आपका कितने के बराबर आ रहा है, 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। हम क्या करें, x को 5 रख दें। x को जैसे ही मैंने 5 रखा तो मेरे पास ये कितना बन गया, 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा। यही बन गया ना। अब देखो कितना आएगा, 15 माइनस 9 6 इधर से आ गया और यहां से आ गया आपका 106/4 मतलब 53/2। ये आपका हो गया कितना, 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा के बराबर। अच्छा, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, इसके अलावा 5 माइनस अल्फा के अलावा क्या चाहिए, 5 प्लस अल्फा भी चाहिए, 5 माइनस बीटा के अलावा 5 प्लस बीटा भी चाहिए। वो कैसे लाएंगे, एक बार को सोचो, इस एक्सप्रेशन को देखो और इसको देख के बताओ मुझे कि 5 प्लस अल्फा की टर्म कैसे जनरेट की जा सकती है। खुद से सोचो एक बार वीडियो पॉज करके कि हम x इक्वल यहां पे मतलब x की क्या वैल्यू रखें कि हम हम 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा की वैल्यू निकाल पाए। अगर आप सोच पाएंगे तो आपको सीधा दिखेगा कि x इज इक्वल टू -5 हमें लेना चाहिए। जब आप -5 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना, 4 इंटू, अब यहां पे देखो -5 माइनस अल्फा -5 माइनस बीटा, दोनों जगह से माइनस माइनस कॉमन निकाल लो, प्लस हो गया ना।
तो बचा क्या हमारे पास 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा। तो यहां से आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बस यही चाहिए था ना हमें, 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा इंटू 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। तो आप प्लस 5 रखेंगे तो बीच में माइनस साइन आएगा, -5 रखेंगे तो भी बीच में तो माइनस रहना ही था, लेकिन आपने माइनस साइन को बाहर निकाल लिया दोनों ब्रैकेट से, यहां से माइनस बाहर, यहां से माइनस बाहर, तो बचा क्या 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, पहला चैप्टर मैंने पहले ही बताया अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक, और लास्ट चैप्टर आपका जो है कॉम्प्लेक्स, वहां तक ये काम करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो आपको जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के जो आपने अभी लास्ट में क्वेश्चंस किए थे, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सारे आप रिजल्ट्स निकाल सकते थे। किस तरीके के रिजल्ट्स निकाल सकते थे, आप खुद सोचो कि अगर मैं 25 अल्फा प्लस 6 बीटा लिख दूं, ठीक है, आप उसका रिजल्ट थोड़ी निकाल पाओगे इस मेथड से। आप सिर्फ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस का रिजल्ट निकाल पाओगे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि भाई अल्फा को बीटा से और बीटा को अल्फा से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो एक्सप्रेशन पे ओवरऑल कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे आपके पास था, क्या कह रहा हूं मैं, अल्फा बीटा, अल्फा की जगह पे बीटा रख दो, बीटा की जगह पे अल्फा रख दो, अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दो। अगर आपने अल्फा और बीटा को इंटरचेंज किया तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है, जो पहले कुछ लिखा हुआ था, अब जो नया एक्सप्रेशन आया इंटरचेंज करने के बाद, अगर वो भी वही है जो पहले लिखा हुआ था, तो फिर एक्सप्रेशन कैसा है, सिमेट्रिक कहलाएगा। मतलब क्या कि आपने क्या किया, जैसे ये था अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, आपने क्या किया, अल्फा की जगह बीटा लिख दिया और बीटा की जगह अल्फा, तो क्या बन जाएगा, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, यहां पे अल्फा यहां पे बीटा। अच्छा, पुरानी चीज और नई चीज में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कैसा था, एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन था। इसी तरीके से आप कहें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, अब इसके बारे में बताओ, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अल्फा की जगह पे अब क्या रखोगे, बीटा रखोगे, और बीटा की जगह पे क्या रखोगे, अल्फा। दोनों अलग अलग बातें हो गई ना। तो जब दोनों बातें सेम हो तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, और जब दोनों अलग अलग हो जाए तो उसको बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक कह लो। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि अल्फा बीटा की जगह अगर हम बीटा अल्फा रख दे, मतलब जहां अल्फा था वहां बीटा, जहां बीटा था वहां अल्फा, अगर ऐसा कर दे, पुराने एक्सप्रेशन और नए एक्सप्रेशन दोनों सेम ही दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन कैसा था हमारा, सिमेट्रिक था। तो मोर और लेस यहां तक की बातें तो आपको पता ही थी। एक और टर्म आप पहले भी जान सकते थे बट आपको जरूरत नहीं पड़ी है, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं, वो है डिफरेंस बिटवीन रूट्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा नहीं, डिफरेंस के बारे में कुछ लोगों को डाउट था, ये अल्फा डिफरेंस बीटा होता है क्या। जैसे 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, -2 नहीं है। 7 और 5 का भी डिफरेंस क्या है, 2 है। डिफरेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो अल्फा डिफरेंस बीटा की हम बात करें, क्या आएगा, तो आप देखो एक रूट क्या था आपके पास, बल्कि अल्फा डिफरेंस बीटा आपको निकालना भी है तो आप निकाल ही सकते हो। वैसे आप डायरेक्ट चाहो तो अल्फा और बीटा आपको पता है, उनसे भी कर सकते हो आप, कि भाई अल्फा को मान लो मैंने ले लिया -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और एक था हमारे पास -b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका, देखो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, b/2a माइनस का है, दोनों साइड है, ये तो कोई डिफरेंस है नहीं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, रूट डी बाई ए, यही आएगा, रूट डी बाई 2a, और यहां से क्या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो रूट डी बाई 2a और रूट डी बाई 2a ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आएगा कितना, रूट डी बाई ए आएगा। लेकिन रूट डी बाई ए तो निगेटिव भी हो सकता है। कैसे निगेटिव होगा रूट डी बाई ए, अंडर रूट तो हमने कहा ही था कि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ए तो निगेटिव हो सकता है ना, लीडिंग कोफिशिएंट तो निगेटिव हो सकता है ना। अगर लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो गया तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और हमें कैसा चाहिए, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो हमें पता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो क्या करो, इसके आगे बस एक छोटा सा मॉड लगा दो। ठीक है, आपको पता होता है मॉड के अंदर अगर कोई निगेटिव क्वांटिटी जाएगी तो पॉजिटिव बन के बाहर निकल आएगी, अगर अंदर जीरो रहा होगा तो वैल्यू क्या होगी, एज इट इज 0 के बराबर हो जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स क्या हो गया, -b प्लस रूट डी बाई 2a और -b माइनस रूट डी बाई 2a, इन दोनों का मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, इसमें से इसको मान लो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, रूट डी बाई ए आया। लेकिन मुझे क्या लिखना था,
मुझे डिफरेंस लिखना था, डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, चूंकि वो पॉजिटिव है इसलिए मैंने इसको मॉड के अंदर रख दिया। ओवरऑल ये एक्सप्रेशन निगेटिव किस वजह से हो सकता है, रूट डी की वजह से निगेटिव वगैरह नहीं होगा, क्योंकि रूट डी तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ए की वजह से निगेटिव हो सकता है। तो जब ए हमारा लेस देन 0 है तो उस समय अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव थी, लेकिन जब हमने बाहर से मॉड लगा दिया तो अंदर में निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आउटकम कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब ये डिफरेंस बिटवीन रूट्स जो हमने निकाला है इसको आप याद रखना है, ठीक है। अल्फा और बीटा का डिफरेंस आप कह लें, अल्फा और बीटा का डिफरेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको डायरेक्टली आपको रिजल्ट करने की आदत डालनी है, ठीक है। और एक और पॉइंट यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, इसको भी नोट करके लिख लीजिए, क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपके काम आएगा, क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास डी आपको दिख रहा है, कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो आपको देख के पता चल रहा है कि अच्छा ये तो डिस्क्रिमिनेंट ही लिखा जा रहा है, तो अगर आपको डी दिखे किसी एक्सप्रेशन में तो हमेशा आप क्या करें, क्वेश्चन में एक बार डिफरेंस ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ थिंकिंग लेकर के सोचें। क्या कहा मैंने, अगर डी प्रेजेंट है किसी मतलब किसी क्वेश्चन में, डी का एक्सप्रेशन लिख दिया गया है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसका एक्सप्रेशन लिख दिया गया है, डी का एक्सप्रेशन लिख दिया गया है, तो हमेशा एक लाइन ऑफ थिंकिंग एक बार को डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में भी जानी चाहिए कि कहीं क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन रूट्स के अकॉर्डिंग तो नहीं सॉल्व होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग में काफी हेल्प करेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जब भी डी दिखेगा तो यही कंसेप्ट यूज होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपन एक बार को उस लाइन के लॉन्ग सोचेंगे, हो सकता है काम अपना बन जाए, हो सकता है नहीं भी बने, ठीक है। तो कभी भी डी अगर प्रेजेंट है तो आप एक बार डिफरेंस ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एक बार को सोचने का ट्राई कीजिएगा। अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आप उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हमारे पास रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के लिए, और अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें प्रूव करना है ये वाली बात को, ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने जो इक्वेशंस ली हैं वहां पे x का कोफिशिएंट 2 भी है, एक बार स्मॉल 2 भी, एक बार कैपिटल 2 भी। तो एक बार क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं सोल्यूशन की बात करूं अगर, तो मुझे सबसे पहले क्या देखना चाहिए, सबसे पहले मुझे देखना चाहिए इन दो टर्म्स को, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं। क्या मुझे पता चल रहा है कि भाई ये 4, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, क्वाड्रेटिक देखते हो सबसे पहले आप क्या सोचते हो, उसके बारे में एक रूट्स की बात करते हो कि रूट्स कैसे है, मुझे डायरेक्ट रूट्स दिख जाए तो आधा काम आसान हो गया। दूसरी बात मैं क्या करता हूँ, दूसरी बात मैं यही करता हूँ ना, डिस्क्रिमिनेंट पे ध्यान देता हूँ। मतलब नेचुरली आप क्वाड्रेटिक देखते हो तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट पे ही ध्यान जाता है, ऐसा ही है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 4b² माइनस 4ac। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, b² माइनस ac, कुछ सिमिलर टर्म है। फिर इसी तरीके से यहाँ देखो 4b² माइनस 4ac, यहाँ पे भी सिमिलर टर्म है। तो d प्रेजेंट है किसी फॉर्म में, और जैसे ही d प्रेजेंट है वैसे ही हम क्या बोलेंगे कि अगर d प्रेजेंट है तो हमें डिफरेंस ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग सोच लेना चाहिए, ठीक है। पता नहीं सॉल्व होगा नहीं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सोच लेना चाहिए। अब हम देखें क्वेश्चन को कि यहाँ पे रूट्स अल्फा और बीटा थे। अच्छा, यहाँ पे क्या थे, अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा। तो कुछ ऑब्जर्व हुआ क्या कि यहाँ पे भी रूट्स का जो डिफरेंस है वो अल्फा माइनस बीटा है, और यहाँ पे भी रूट्स का डिफरेंस जो है वो अल्फा माइनस बीटा है। मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स इसका और इस इक्वेशन का, दोनों का हमेशा कैसा रहने वाला है, बराबर रहने वाला है, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग कुछ तो अपन चल सकते हैं आगे। तो चलना स्टार्ट करते हैं वहां से। क्या बनेगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स पहले वाले के लिए अंडर रूट डी बाई ए के बराबर होगा। मान लो मैं d1 इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसका मॉड, और इधर मैं लिख लेता हूं इसको अंडर रूट d2 बाई स्मॉल a लिख लेता हूं, ठीक है क्या। अब अंडर रूट d1 में आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट d1 में आएगा 4b² माइनस 4ac अपॉन a, और इधर क्या आएगा आपके पास दूसरी साइड में अंडर रूट, इसका कितना है 4b² माइनस 4ac अपॉन a, इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि अगर आप होल स्क्वायर वगैरह कर लेते हो तो क्या बनने वाला है, होल स्क्वायर आपने कर लिया तो ऊपर क्या आ गया b² माइनस ac, नीचे क्या आ गया a², और इधर b² माइनस ac अपॉन a²। यही चीज तो प्रूव करने को दी गई थी। तो बस यहां से हमारे पास जो भी हमें प्रूव करना था वो अपना आ चुका है, ठीक है। तो खैर हमने यही बोला था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर के लाइन के अकॉर्डिंग हमें सोच लेना चाहिए अगर क्वेश्चन में डी प्रेजेंट है तो।
कहीं हमें क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे डी दिख रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेंट कहीं पे दिख रहा है, वहां पे इक्वेशन में प्रेजेंट है या प्रूव करने को दिया गया है, तो फिर हम वहां पे यूज कर सकते हैं इस डिफरेंस ऑफ रूट्स वाले कंसेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट केसेस की। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, या फिर एक सेकंड रुक जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही लेता हूं मैं अभी फिलहाल। ठीक है, मैं इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहा, मैंने कहीं नहीं बोला कि ए नॉन जीरो है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, ए बी सी मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, इतना भी बोल दिया मैंने, तो ए तो जीरो हो सकता है ना। अगर जीरो होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो अभी हमने कहा कि एक्सप्रेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पे ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अभी भी मैंने नहीं कहा कि ए हमारा कैसा है, ए हमारा नॉन जीरो है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं हम। ठीक है, ए जीरो हो सकता है, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या यहां पे हम इस पॉइंट के थ्रू क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो ये बात है कि जब तक ना कहा जाए क्वाड्रेटिक है, तब तक आप ये मत मानिए कि लीडिंग कोफिशिएंट आपका नॉन जीरो था। आपको दोनों के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये ए जीरो हो जाए या फिर ये ए जीरो ना हो, दोनों चीजें आपको अलग अलग सोचनी पड़ेंगी। जब क्वाड्रेटिक दे दिया गया तब तो ऑब्वियस हो गया कि ए हमारा कैसा है, नॉन जीरो है। लेकिन अगर हमें नहीं बताया गया है, सिर्फ ए कहा गया है कि एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जरूरी नहीं कि वो क्वाड्रेटिक ही हो। वो क्वाड्रेटिक कब होगा, जबकि आपका ए नॉन जीरो हो। तो ऐसे केसेस में मैं बता रहा हूं, इसमें क्या होता है कि आप मतलब 2 ऑप्शंस मार्क करते हो, एक ऑप्शन आपका छूट जाता है। बाद में पता चलता है कि वो क्यों छूट गया, तो वो इसी वजह से छूट गया क्योंकि आपसे ए इक्वल टू 0 वाला केस छूट गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हाईलाइट करके बिल्कुल एकदम रट्टा मार लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 2 केसेस आपको, जब तक एक्सप्रेशन को ये ना कहा जाए कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आपको 2 केसेस अलग अलग सोचने चाहिए। ए जीरो भी हो सकता है और ए नॉन जीरो भी हो सकता है। ये बात आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, क्या क्या हो सकता है आप देखिए जरा। अगर मान लीजिए आपका ए 0 के बराबर है, ठीक है, ए अगर आपका 0 के बराबर हो गया, पहला मैं ए नॉन जीरो की बात कर लेता हूं। ए अगर नॉन जीरो है तो ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक है, और इसलिए हम क्या बोलेंगे, 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक था। ठीक है, वो रूट्स रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, वो आपको पता है अभी फिलहाल, जितना पता है उतने से ही काम चलाइए। इतना तो पता ही है आपको कि रूट्स कभी कभी रियल होते हैं, कभी इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, रूट्स कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे 2, रियल होंगे चाहे इमेजिनरी होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगर हमारे पास ए हमारा 0 के बराबर हो जाए, तो अगर ए 0 हो जाए तो क्या होगा। अगर ए 0 हो जाए तो आप देखिए ये तो खत्म हो गया, बी एक्स प्लस सी बचा। मैंने कहा कि बी और सी मेरे जो हैं, बी एंड सी आर नॉन जीरो, ऐसा बोल दिया, बी और सी नॉन जीरो हैं। तो उससे रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया ना। आप देखो ए को 0 कर दिया, बाकी बचा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन का तो एक रूट एग्जिस्ट करता ही है। तो इसका मतलब कि यहां पे कहें हमारे पास कितना रूट एग्जिस्ट करेगा इस केस में, एग्जैक्टली 1 रूट एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी इसका यूज होगा, लेकिन जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो इसका यूज हो जाता है। आप देखो हम बोलते क्या है, ये थ्योरेटिकल बात है, थोड़ा सा आप अभी आगे इसका ग्राफ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का इसी चैप्टर में आगे, तो वहां भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन अपन अभी से ही उसको बोल दे रहे हैं। क्या, पहले इसके 2 रूट्स थे। जब ये हमारे पास, अभी के लिए इसको प्लीज याद रखिएगा, ग्राफ से चीज थोड़ी और क्लियर होगी। क्या है कि जब हमारा ए 0 हुआ तो एक रूट रह गया, लीनियर के अकॉर्डिंग एक रूट रह गया। दूसरे रूट का क्या हुआ, तो हम बोलते हैं थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं कि दूसरा रूट इंफिनिटी को चला गया। अपन क्या बोलते हैं, अदर रूट। ठीक है, इस बात को लिख लीजिएगा, अदर रूट गोज टू इंफिनिटी, अदर रूट गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, जब हमने ए को 0 किया तो हमारा क्वाड्रेटिक जैसा दिखने वाला जो एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक नहीं था, क्वाड्रेटिक जैसा दिखने वाला एक्सप्रेशन था, ये लीनियर बन गया। और इस लीनियर का एक ही रूट होता है, तो हमारा दूसरा रूट क्या कहां गया, तो हम बोलते हैं दूसरा रूट हमारा इंफिनिटी को चला गया। और वहीं पे अगर हम ए की बात करें, तीसरा केस ले लेता हूं मैं एक और, जबकि मेरा ए 0 है,
ठीक है, थर्ड केस कह लीजिए इसको, ये फर्स्ट आपका, सेकंड, थर्ड केस कह लीजिए। ए 0 है मेरा, बी भी 0 है और सी मेरा नॉन जीरो है, तब क्या होगा? ए 0 है, बी 0 है, सी नॉन जीरो है। तो देखो क्या लिखा है, 0x² खत्म, 0x खत्म, आगे लिखा है मान लो सी की जगह 5 और 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा तो नहीं होता है ना, 5 तो 0 के बराबर होगा नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे कि इस केस में नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन ही बोलोगे। और नो सोल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है? नो सोल्यूशन, या फिर इसी बात को थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं, बोथ रूट्स गो टू इंफिनिटी। ठीक है, दोनों रूट्स जो थे वो कहां चले गए? इंफिनिटी को चले गए। और एक और स्टेटमेंट, जब हमारा मान लीजिए ए बी सी सभी 0 हो जाए, अगर ए बी सी सभी 0 हो जाए तो x को कुछ भी रखते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है, x कुछ भी रख के हमेशा ये रिजल्ट क्या आएगा, इधर भी 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा। तो इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, देन क्या बन गया बेसिकली, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0, ऑफकोर्स ये 0 के बराबर है। और इसके लिए अगर हम कहें तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। मतलब ये हमेशा ट्रू होगा, ये बात हमेशा ट्रू होगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए अगर हम कहें, अगर ए बी सी तीनों मेरा क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो हमेशा एक्सप्रेशन कितना है, 0 के बराबर ही है। x बिलोंग्स टू r के लिए ये बात करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे केस में कहूं मैं तो ये इसी को बोलते हैं हम, एक आइडेंटिटी जैसा केस हो जाता है। देन मतलब क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए इफ ए बी सी बिलोंग्स, ए बी सी आर 0, तीनों ही क्या है, 0 के बराबर है। इसको कॉमन नहीं, इक्वलिटी लगा लो। अगर ए बी सी सभी 0 हैं तो फिर ये x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है ना। देन स्टेटमेंट अगर हम कहें, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर एक x के लिए ये बात ट्रू है। तो अगर ये हर एक x के लिए ट्रू है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। हर एक x के लिए लेफ्ट साइड अगर हमारा कितना है, 0 के बराबर है, राइट साइड भी हमारा कितना है, 0 के बराबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक आइडेंटिटी हो गया। तो अगर हमसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आइडेंटिटी कब बनता है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा आइडेंटिटी कब बनता है, तो तभी बनता है जबकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों ही क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ये पॉइंट आपके काम का है, आपको ये चीज लिख लेनी है। अगर हमसे कहा जाए कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट्स एन आइडेंटिटी इन एक्स, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है इसको आप एज इट इज लिख लीजिएगा। क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी, ठीक है, देन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आइडेंटिटी कब होगा, जबकि हमारा ए बी सी तीनों ही क्या हो, 0 के बराबर हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक और, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आप लिख लेना, अभी भी बोल रहा हूं, ये लिख लेना, इस पे क्वेश्चन आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई मोर देन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या हो सकता है, आप खुद से बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए एक तरीके से कहा जाए हमारे 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं। कहा जा रहा है मोर देन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, 2 से ज्यादा ऐसे एक्स की वैल्यूज हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करती हैं। अब आप खुद से सोचो जरा कैसे हो सकता है ऐसा। अगर हमने ये कहा कि भाई अगर इसको ए को ए 0 अगर होता है ना, तब तो इसको एक ही चीज सेटिस्फाई करती। ए अगर नॉन जीरो होता, देखो ऐसे ए नॉन जीरो होता तो क्या होता, इसके 2 रूट्स आते। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हो जाता। ठीक है, अच्छा ए अगर 0 होता तो क्या करते, ए अगर 0 होता, अच्छा बी मान लो मेरा नॉन जीरो है, तो बी एक्स प्लस सी एक लीनियर होता, उस समय तो एक ही रूट एग्जिस्ट करता। और तीसरा मैंने कहा ही पहले ही कि अगर मान लीजिए ए बी दोनों 0 हो जाए, सी नॉन जीरो है, तो हमारा कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये 2 से ज्यादा रूट की कंडीशन कहां से आ रही है, 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस हमारे कैसे एग्जिस्ट करने लग रहे हैं। डिस्टिंक्ट वैल्यूज बोला है, मतलब 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस हमारे कहां से आने लग गए, तो जरा सोच करके बताओ कैसे आ सकते हैं। हमने वो 4 केसेस तो डिस्कस कर ही दिए थे कि ए जब नॉन जीरो है, ए हमारा क्या है 0 के बराबर, बी और सी नॉन जीरो है, ए 0 बी 0 है, सी नॉन जीरो है, वो भी डिस्कस कर दिया था। एक और डिस्कस किया था हमने, क्या, ए बी सी तीनों ही क्या है, 0 है।
तो आप बताओ ये कंडीशन कैसे हो पाएगी? ये कंडीशन केवल तभी हो पाएगी, वो फोर्थ वाले केस को ही ये रिप्रेजेंट कर रही है ना, जब ये आइडेंटिटी बन गया हो। क्योंकि जब तक ये आइडेंटिटी नहीं है तब तक तो इसके पास क्या चांसेस हैं, या तो इसके पास इसका सिर्फ एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, या तो इसका 0 सोल्यूशन होगा, या तो इसका 1 सोल्यूशन होगा, या तो इसका 2 सोल्यूशन होगा। यही पहले 3 केसेस थे। फोर्थ केस क्या था हमारा? फोर्थ केस हमारा ये था कि इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कब एग्जिस्ट करेंगे भाई? जब ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो आइडेंटिटी को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर 3 भी सॉल्यूशंस हमें मिल गए, अगर इसको सेटिस्फाई करने वाली 3 चीजें भी मिल गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 का मतलब हो गया इनफाइनाइट। आप ऐसे समझ लो, 3 जैसे ही हमने बोला कि एक क्वाड्रेटिक के लिए 3 रूट्स एग्जिस्ट कर गए। इस पे जनरल स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक ही नहीं, बाकी रूट्स के लिए भी इसी चैप्टर में आगे। लेकिन यहां पे हम क्या कह रहे हैं? अभी के लिए हमने ये कहा कि अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है, क्वाड्रेटिक जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशन को 2 से ज्यादा एक्स सेटिस्फाई कर रहे हो, क्वाड्रेटिक जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशन को 2 से ज्यादा एक्स अगर सेटिस्फाई कर रहे हो, तो क्या होता है? ऐसे केस में हम बोलते हैं देन इट इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, इस बात को याद रखना है, उतना ही याद रखना है जितना उसके पहले वाली बात को। दोनों इक्वल वेटेज है, बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है इंपॉर्टेंस के मामले में कहें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई मोर देन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, देन इट इज एन आइडेंटिटी। और जैसे ही आइडेंटिटी होती है तो क्या हो जाता है? ए, बी और सी तीनों ही हमारे किसके बराबर हो जाते हैं? 0 के बराबर हो जाते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी वाला पार्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या कहा जा रहा है आपसे? 2 तरीके हैं आइडेंटिटी वाली बात को बोलने के लिए। अगर उसने ये बोल दिया कि ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा एक्सप्रेशन जो है, इसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर गए, तो आप समझ जाइए कि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर उसने कह दिया कि मतलब इसके कोफिशिएंट्स क्या है? 0 हैं, तो आप समझ जाइए कि ये एक आइडेंटिटी की बात की जा रही है। ठीक है, और आइडेंटिटी की बात की जा रही है, उससे ही हमारा ये डिड्यूस हुआ था कि ए, बी, सी तीनों ही क्या होंगे? ऐसे केस में 0 होंगे। तो ये आइडेंटिटी वाले ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको काफी काम आने वाले हैं। अब आइए इस पे लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ये देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मतलब इसी आइडेंटिटी वाले कंसेप्ट से रिलेटेड। फाइंड पी फॉर विच दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है, इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। ठीक है, मैंने कहीं नहीं बोला कि ये नॉन जीरो है, मैंने कहीं नहीं बोला कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो खैर आइडेंटिटी तो बोल दिया है, आइडेंटिटी बोल दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या करना है? आपको करना ये है, सबसे पहले आपको ध्यान, आप क्या करने जा रहे थे? आप सीधा ये करने जा रहे थे कि इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें। नहीं, ये काम नहीं करना है। आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना है। आइडेंटिटी इन क्या लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी इन एक्स जब लिखा है, ठीक है, आप कुछ गलत नहीं करते, लेकिन अभी मैं बताता हूं कि कब गलतियां हो सकती हैं। फाइंड पी फॉर विच दिस होल एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी इन एक्स बोला गया। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी इन एक्स बोला जा रहा है। तो अगर ये आइडेंटिटी है एक्स में, तो क्या होगा? आप ध्यान से देखना, पिछले वाले जो भी हमने इसमें अपने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, उनमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम बोल रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। ठीक है, तो जब x में आइडेंटिटी है तो आप क्या करिए? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको भी याद रखो, बिल्कुल ध्यान से याद रखो इसको। एक्स स्क्वायर हमें आइडेंटिटी किस में बनानी है? x में बनानी है। तो आपका टारगेट क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाए, x का कोफिशिएंट 0 हो जाए, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए। अब तुम कहोगे आप भी तो यही बात बोल रहे थे, आपने नया क्या बोल दिया? अभी उसकी बात मैं बाद में करता हूं, इस क्वेश्चन को पहले निपटा लेते हैं। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 0 करेंगे। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0। आप कहेंगे एक्स के कोफिशिएंट को भी 0 कर दो, कर दिया, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर आप कहेंगे इसको भी 0 करो, p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसने क्या बोला? इसने बोला कि p की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 और 2। इसने क्या बोला? p की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 और 4। और इसने क्या बोला? p की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1। ये ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? इतनी सारी वैल्यूज निकल आई, कौन सा इससे आइडेंटिटी बनेगी? जरा सोच करके बताओ। तो थोड़ी देर तक पॉज करो वीडियो को और जरा सोच करके बताओ कि हम क्या कह सकते हैं क्या कि 1 2 4 0 चारों ही p के लिए अपने एलिजिबल हैं। बताओ।
अगर आप देखोगे तो यहां पे p के लिए हमारे पास एक्चुअली सोल्यूशन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा p एग्जिस्ट कर हमें चाहिए ना, हमें कैसा p चाहिए, ध्यान रखो, ऐसा p चाहिए जिससे कि ये भी जीरो, इसका कोफिशिएंट भी जीरो हो जाए, इसका कोफिशिएंट भी जीरो हो जाए, इसका कोफिशिएंट भी जीरो हो जाए। मतलब क्या चाहिए हमें, एक कॉमन p चाहिए, एक ऐसा p जो इसका भी काम तमाम कर दे, इसका भी तमाम कर दे और इसका भी काम तमाम कर दे, ऐसा हमें p चाहिए। ठीक है, इस तरीके का p जिससे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी उसी p से जीरो हो जाए, x का कोफिशिएंट भी उसी p से जीरो हो जाए और ये कांस्टेंट टर्म जो दिख रही है ये भी उसी p से जीरो हो जाए। ठीक है, ऐसा p हमें चाहिए। ऐसा p कौन सा है, तो ऐसा p सिर्फ 1 है। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हम यहाँ पे 2 रखेंगे, p यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ पे कहेंगे 1 रख दो, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, हमें तो ऐसा p चाहिए, एक बार में एक ही p रखोगे और वो p ऐसा होना चाहिए कि सबका काम अपना खत्म कर दे, सबको जीरो के बराबर कर दे, और वो p कौन सा है, 1 है। मतलब हमें क्या चाहिए था, इन तीनों p का जो सॉल्यूशंस एक तरीके से आए हैं उनका इंटरसेक्शन चाहिए था, ऐसा कॉमन p जिससे ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाए, ये हमारा टारगेट था। ठीक है, तो खैर आप कहोगे हमारा भी आंसर यही आया था, आपने इसमें इस बात पे इतना फोकस क्यों किया, इन x को आपने 4 बार सर्कल बना डाला उस पे, ऐसा क्यों। तो मैं कहता हूं अगर इसी क्वेश्चन में एन आइडेंटिटी इन x लिखने की जगह मैं सेकंड पार्ट इसका ले लेता हूं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट मैं लेता हूं, बस कुछ और चेंज नहीं कर रहा, एन आइडेंटिटी इन p चेंज कर देता हूं। क्या मैंने किया, एन आइडेंटिटी इन p। अब क्या होगा, अब आप देखो, पिछली बार जब x में आइडेंटिटी थी तो आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को जीरो के बराबर कर देते थे। अब जब आप p में आइडेंटिटी बना रहे हो तब क्या करना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन अब यहां पे दिक्कत हो गई ना। अब मान लो मैंने यही क्वेश्चन लिखा होता इन एन आइडेंटिटी इन p, आप क्या करते, आप इनको जीरो कर देते। ठीक है, अब यहां पे ऑफ कोर्स ऐसा क्या होता कि फाइंड p की जगह होता फाइंड x हो जाता, इतना ही है, फाइंड x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी इन p, ये होता। क्या करते हम ऐसे समय पे, यहां पे हमने क्या किया, x में आइडेंटिटी बना रहे थे तो हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को जीरो किया। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले p स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें जीरो करना पड़ेगा, p का कोफिशिएंट हमें जीरो करना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को जीरो करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे x को बोलेंगे, x हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी किस में बन रही है, p में बन रही है। तो पहले तो इसको फिर से क्लब करके थोड़ा सा लिखो, p स्क्वायर के साथ क्या टर्म आएगी, p स्क्वायर के कोफिशिएंट के तौर पे हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहां से दिख रहा है हमें -1। p के कोफिशिएंट के तौर पे क्या है, यहां से दिखा हमें -3x स्क्वायर और क्या दिखा +5x और क्या दिखा, p का कोफिशिएंट 1 दिख गया है ना, और है ना p का कोफिशिएंट हम देख रहे थे -3x स्क्वायर, यहां पे +5x और यहां पे हमारे पास 1 और एक कांस्टेंट टर्म और चाहिए था। कांस्टेंट टर्म मतलब किसका है, ये p में क्वाड्रेटिक लिख रहे हो एक तरीके से, p में दिख रहा है क्वाड्रेटिक जैसा, क्वाड्रेटिक वगैरह है नहीं क्योंकि आइडेंटिटी की बात की जा रही है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, x के टर्म्स में होगा, x के वो टर्म्स क्या बचे हुए हैं, यहां देखो 2x स्क्वायर बचा है, 4x भी बचा रह गया था और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 0, ये टर्म हमारे पास आई है। अब हमें क्या करना है, इसे आइडेंटिटी बनाना है। तो जब इसे आइडेंटिटी बनाएंगे तो हम किसको जीरो करेंगे, इस पूरे चीज को, p स्क्वायर के कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और क्या करेंगे -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 और क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख सकते हो यहां से x क्या आता, 0 और 2। ठीक है, ना तो 0 इनको सेटिस्फाई कर रहा है ना तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये कोई भी ऐसा x हो ही नहीं सकता जिससे कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, मतलब कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आया और इसलिए ये कभी आइडेंटिटी बन ही नहीं सकता है p में। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप इस पे फोकस करिए, इन क्या लिखा हुआ है, इन के आगे आपने x लिखा है या फिर p लिखा है, ये बात पे आप केवल फोकस कर लें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे जहां पे हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से रिलेटेड नेचर ऑफ रूट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।